आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। असम के नगांव में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक महिला के साथ हैवानियत की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप जाएंगे। नगांव में दर्जनों महिलाओं ने सरेआम एक महिला के बाल काटकर उसके चेहरे पर कालिख पोती। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे। असम के नगांव की ये तस्वीरें, जहां पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये पूरा खेल हुआ। एक महिला के साथ ये हैवानियत हुई, जहां दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई कांप उठेगा। देखिए, सैकड़ों लोग इस वक्त मौजूद थे जब महिला के साथ ये दरिंदगी हुई। एक महिला के साथ ये दरिंदगी इन महिलाओं ने ही की। देखिए किस तरह सबके सामने इस महिला के बाल काटे गए और फिर इसके मुंह पर कालिख पोत दी गई। पूरा मामला आपको बताते हैं। यहाँ की महिलाओं का आरोप यह है कि ये महिला जिस्म फरोशी के काम में शामिल है और पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर इनका गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक किसने दिया। महिलाओं ने सरेआम पीड़ित महिला के कपड़े भी फाड़े। इस दौरान महिला खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और वो अपनी आबरू बचाने की कोशिश करती रही। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित महिला को अपने साथ ले गई, लेकिन लोगों का इस तरह का कानून को हाथ में लेना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्वालियर के एक मॉल में मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। खरीदारी करने आए कुछ युवक युवतियों ने विवाद के बाद दुकान के कर्मचारी की बुरी तरह पिटाई कर दी। मॉल में खरीदारी करने आए युवकों का आरोप है कि दुकान के कर्मचारी ने उनके साथ आई युवतियों के साथ छेड़खानी की। इसी के बाद पहले दोनों पक्षों में झड़प हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मॉल के भीतर दुकान में हुई मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार गठन के लिए बीजेपी की तरफ इशारा किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अल्पमत सरकार बनने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गठन पर फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त दिया है। अदालत ने सरकार गठन के लिए उपराज्यपाल की कोशिशों की तारीफ की। अदालत ने कहा कि आखिरी फैसला एलजी को लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त दे दिया है। आखिरी फैसला एलजी को लेना है। लेकिन अब जो अगला सवाल है ये कि 12 दिन में दिल्ली में पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त दे दिया है। आखिरी फैसला एलजी को लेना है। लेकिन अब जो अगला सवाल है ये कि 12 दिन में दिल्ली में पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके की होने जा रही हैं। क्या 12 दिनों के अंदर बीजेपी की अल्पमत सरकार बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि जनादेश इस तरीके का नहीं है। बीजेपी के लिए जनादेश नहीं था, जो कि दिसंबर में चुनाव हुए थे। लिहाजा अब आखिरी फैसला एलजी को लेना है और एलजी अपने विवेक के आधार पर, चूंकि सभी पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे, सभी पार्टी को उन्होंने न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि उपराज्यपाल ने अच्छा काम किया है। दिल्ली में सरकार को लेकर पसोपेश अभी भी जारी है। दिल्ली में सरकार बनेगी या फिर दोबारा से चुनाव होंगे। हालांकि एक हल्के का यह भी मानना रहा हमेशा से ही कि बीजेपी ये चाहती है कि उपचुनाव के पहले नतीजे, जो कि दिसंबर के आखिर में आने हैं, उपचुनाव के नतीजे पहले देख लिए जाएं और उसके बाद सरकार को लेकर के कोई फैसला किया जाए। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूर है और बहुमत के आंकड़े से दूर होने के बाद अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि बीजेपी किस तरीके से सरकार बनाएगी और अगर अल्पमत की सरकार बनती है तो उसमें स्थायित्व कितना होगा।
एलजी की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों में जो पढ़ रहे हैं वो सकारात्मक है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक बयान जारी करके कहा कि जल्दी ही इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों से बात की जाएगी। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि राष्ट्रपति ने एलजी को सरकार बनवाने के लिए हरी झंडी दे दी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर कल उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत का दौर चला। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल चुनाव में देरी के तरीके ढूंढ रहे हैं। उन्हें सभी दलों को एक साथ बुलाकर सरकार गठन पर बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस ने उपराज्यपाल के दलों से मिलकर बातचीत करने के फैसले को गैर जरूरी करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि जब किसी के पास बहुमत की गुंजाइश ही नहीं है तो राज्यपाल मिलकर क्या करेंगे। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है। एलजी सरकार गठन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायकों वाली बीजेपी चाहे तो फिलहाल अल्पमत की सरकार बना सकती है। 23 दिसंबर को तीनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं। क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं, इसलिए बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 29 विधायक हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत है। 3 अन्य अगर बीजेपी का साथ दें तो भी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उपचुनाव में बीजेपी तीनों सीटें जीत जाती है तो उसके पास कुल मिलाकर 32 विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 अन्य के सहयोग से सरकार बनाई जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और अकाली दल मिलाकर 29 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के 27, 1 बिन्नी, 8 कांग्रेस, 1 निर्दलीय और 1 जेडीयू का विधायक है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सामने में लिखा गया है कि बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र की बात करके सत्ता एक पहुंची है। ऐसे में एनसीपी से समर्थन लेना कितना जायज होगा। सामने में आगे लिखा गया है कि फिलहाल नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत सिद्ध करना है, अल्पमत की सरकार बनाना और फिर उसके माध्यम से सत्ता का दीर्घकाल तक भोग लेना संविधान विरोधी है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच में 6 निर्दलीय विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में इन विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से मुलाकात की। महाराष्ट्र के मनोनीत सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ताजपोशी से एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। फडणवीस ने गडकरी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वहीं गडकरी ने बुके और शॉल देकर उनका स्वागत किया। फडणवीस ने कहा कि वो कल शपथ लेने के बाद ही मीडिया से बात करेंगे और वो सिर्फ बीजेपी आलाकमान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करने आए हैं। फडणवीस पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले। सूत्रों से खबर है कि फडणवीस कैबिनेट में महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे, दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार शामिल हो सकते हैं। बोरीवली से विधायक विनोद तावड़े को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तावड़े के अलावा प्रकाश मेहता भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गिरीश महाजन और गिरीश बापट को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दोनों की पार्टी में सक्रिय भूमिका मानी जाती है। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह 31 अक्टूबर को होगा। नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस समारोह के लिए आलीशान मंच तैयार किया जा रहा है। बॉलीवुड के जाने माने सेट डिजाइनर नितिन देसाई इस मंच को तैयार कर रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में फडणवीस की ताजपोशी में करीब 35,000 लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें 5,000 वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हैं। मुंबई में सीएम के शपथ ग्रहण के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए समंदर किनारे कमल के 40 कटआउट लगाए जाएंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने फोन करके फडणवीस को सीएम बनने की बधाई दी है। फडणवीस की ताजपोशी में चुनिंदा खिलाड़ियों को भी न्योता भेजा गया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, धनराज पिल्लई, मीर रंजन नेगी समेत कई खिलाड़ियों को बुलाया गया है।
एक अंग्रेजी अखबार की माने तो सुप्रीम कोर्ट में जमा 627 विदेशी खाता धारकों के नामों में से कोई भी नेता या बड़ा उद्योगपति नहीं है। अखबार के मुताबिक ज्यादातर खातों में 5 से 10 करोड़ रुपए ही जमा हैं। वहीं काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी के चेयरमैन के मुताबिक कोर्ट में जमा लिस्ट में कुछ भी नया नहीं है। इससे पहले कल केंद्र सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वाले 627 खाता धारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सीलबंद लिफाफे में लिस्ट कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी खातों की जांच के लिए एसआईटी को 31 मार्च 2015 तक की डेडलाइन दी है। 30 नवंबर तक एसआईटी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। काले धन के मसले पर वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वच्छ करने से पहले पीएम को अपनी कैबिनेट को साफ करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के जरिए सनसनी फैलाने से बचने की सलाह दी है। जेटली के इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंचे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कीर्ति आजाद, उदित राज और राहुल सिन्हा को पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। पीएम नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान पीएम ककरहिया गांव को गोद लेने का ऐलान भी कर सकते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श बनाना है। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम बुनकरों के लिए सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। सार्क देशों को जोड़ने के लिए पीएम मोदी की नई कूटनीति तैयार की गई है। अगले महीने काठमांडू में होने वाले सार्क समिट में शामिल होने के लिए पीएम सड़क के रास्ते नेपाल जा सकते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी मुसलमानों से नहीं जुड़ पाए हैं। बुखारी ने अपने छोटे बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना जानशी ऐलान किया है। 22 नवंबर को होने वाले समारोह में बुखारी ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया। वहीं पाकिस्तान की पीएम नवाज शरीफ को बुलावा भेजा गया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने पीएम के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हुए झाड़ू थामकर मुंबई में सड़क की सफाई की। कौन बनेगा करोड़पति शो की फाइनल शूटिंग से पहले बिग बी ने सड़क किनारे सफाई की और हाथ से कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाला। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर को डेंगू हो गया है। उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अभिनेता और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके ऑफिस में मुलाकात की। शाहरुख के साथ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की डायरेक्टर फराह खान, अभिनेता सोनू सूद और विवान शाह भी थे। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद शाहरुख ने कहा कि वो जब भी ममता दी से मिलते हैं तो जीवन के प्रति बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जितना प्यार मुझे यहाँ कोलकाता में मिलता है उतना प्यार कहीं और नहीं। पेट्रोल और डीजल फिर से सस्ता हो सकता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक दामों में ₹2.5 तक की कमी हो सकती है। रसोई गैस डीलर्स का कमीशन बढ़ाए जाने के बाद सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर ₹3 महंगा हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो गैस वाला एलपीजी सिलेंडर अब ₹414 के बजाय ₹417 में मिलेगा। डीलरों को कमीशन बढ़ने से गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। अब ऐसे सिलेंडर की कीमत ₹880 से बढ़कर ₹883.50 हो गई है। सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स ने 261 अंकों की बढ़त के साथ अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 27,359 को छुआ। लखनऊ में ऑटो से हुई टक्कर में बाइक पर बैठे 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक ऑटो की टक्कर से बाइक पर बैठा बच्चा नीचे गिर गया। उसी समय सामने से आ रहे एक दूसरे ऑटो ने उसे रौंद दिया। यूपी के बिजनौर में घर में घुसकर एक महिला से तमंचे की नोक पर गैंगरेप किया गया। पुलिस की वर्दी में आए 7 से 8 बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की। इस दौरान 2 बदमाशों ने महिला से गैंगरेप किया।
बिहार के नालंदा में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप गांव के चौकीदार के बेटे और उसके भतीजे पर लगा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की गई। घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा कोई नहीं था। बदमाशों ने दोनों के हाथ पैर बांध दिए और इन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक कर्मी से 11,80,000 रुपए लूट लिए। बैंक कर्मी जैसे ही बैंक से बाहर निकला, बाइक पर सवार बदमाशों ने उसे धक्का दिया और पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से लाखों रुपए लेकर आ रहे प्रॉपर्टी डीलर से लूट की कोशिश की। बदमाश ने गोलियां चलाई। मिस होने पर वो पुलिस के सामने फरार हो गए। पंजाब के अमृतसर में बदमाशों ने एक गाड़ी के शोरूम के कर्मचारी की आंखों में मिर्च डालकर 15 लाख रुपए लूट लिए। कर्मचारी बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। गाजियाबाद में एक होम शेल्टर से 20 से ज्यादा बच्चे संदिग्ध स्थिति में लापता हैं। पुलिस अब होम शेल्टर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। होम शेल्टर की दलील है कि बच्चे खिड़की और दरवाजे तोड़कर भाग गए। भोपाल के चूना भट्टी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में भीषण आग लग गई। सड़क किनारे धू-धू कर जलती दुकान देखकर आसपास अफरा तफरी मच गई। दुकान में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान दुकान में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो गया। राजस्थान के पाली में एक केमिकल टैंक की सफाई के दौरान 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर है। टैंक में जहरीली गैस की वजह से यह हादसा हुआ। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक ट्रक और बस के बीच हुई टक्कर में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस अजमेर से बहराइच जा रही थी। यूपी के चंदौली में बड़ा रेल हादसा टल गया। घटना मुगलसराय स्टेशन की है, जहां रेल की पटरी पर विक्रमशिला एक्सप्रेस से गुजर गई और हालांकि ट्रेन को कुछ नहीं हुआ। टूटी पटरी की जानकारी जब रेलवे को लगी तब जाकर उसकी मरम्मत की गई। यूपी के अमरोहा में एक मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। इसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले ट्रैक्टर में सवार थे। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर ड्राइवर के मुताबिक पुलिस की अवैध वसूली की वजह से हादसा हुआ। यूपी के मथुरा में एक यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में घुस गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए। जिस वक्त यात्री बस गोविंद नगर मार्केट में दाखिल हुई उस वक्त मार्केट में काफी भीड़ थी। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बस में सवार सभी यात्री फतेहपुर से वृंदावन दर्शन के लिए आए हुए थे। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया है, जिसने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। दिल्ली के विकासपुरी में छठ के मौके पर हो रहे कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिसमें 7 से 8 लोग जख्मी हुए। इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस वाले मूकदर्शक बने रहे। लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते रहे और छठ के इस कार्यक्रम में घंटों हंगामा होता रहा। छठ के इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश नहीं की, जिससे मामला बिगड़ता चला गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। नदियों और घाटों पर आज व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। पटना में सुबह से ही गंगा के घाटों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। दिल्ली में भी छठ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यमुना के घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा था। यूपी के गोरखपुर, इलाहाबाद और बिहार के दरभंगा, नालंदा में भी उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। इसी के साथ छठ का समापन हो गया। गुजरात के जामनगर में भी नीलोफर तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को अलर्ट कर दिया गया। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं।
गुजरात के पोरबंदर में नीलोफर तूफान को देखते हुए तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही हैं। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दहेज में 3 लाख रुपए न मिलने के चलते हत्या हुई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक का शव उसी के घर के गेट पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पत्नी शक के घेरे में है। आशंका है कि अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में पारिवारिक कलह से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला बड़ी नगरा इलाके का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा के थाना सदर इलाके में बदमाशों ने एटीएम पर धावा बोलकर 17 लाख रुपए उड़ा लिए। बदमाशों ने गैस कटर से पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काटकर पैसे चुराए। हरियाणा के सोहना में पुलिस ने चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2.5 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की है। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से रह रहे 7 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। नागपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस रैकेट के बारे में कई दिन से शिकायत मिल रही थी, जिसमें फरोशी का धंधा पौष इलाके में चल रहा था। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से दमकल की 6 गाड़ियां महज इसलिए धूल खा रही हैं क्योंकि आरटीओ में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पंच केदारों के एक माने जाने वाले तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होगी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 190 किलोमीटर दूर स्थित बादुल्ला गांव में भारी बारिश के बाद बुधवार को हुए लैंडस्लाइड में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 घर तहस नहस हो गए। लैंडस्लाइड का शिकार हुए गांव में 150 से ज्यादा परिवार थे। कम से कम 500 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। किसी के जिंदा बचने की उम्मीद न के बराबर है। फिलहाल रेस्क्यू का काम जारी है।